स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम ने आरोग्य मेले का निरीक्षण कर 5 लोगों को गोल्डन कार्ड दिए हैं। वहीं हॉस्पिटल में मरीजों का हाल चाल भी उन्होंने जाना और मौजूद बच्चों से भी बातें की। इसी के साथ ही सीएम योगी ने संचारी रोगों के लिए भी एम्बुलेंस वैन को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने कहा कि लगभग 10 महीने तक कोरोना से जूझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश और प्रदेश में कोरोना को मात दी गई है। आज के इस अवसर पर इस आरोग्य मेले में अनेक प्रकार की जांचें होंगी। पूरे प्रदेश के अंदर आरोग्य मेला हर रविवार को होते हैं और हर रविवार को हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे सभी विशेषज्ञ चिकित्सक आते हैं। वहां पर हर प्रकार की जांच और उपचार की सुविधा तो रहती ही है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार कल्याण के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम वहां पर संचालित होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा हुआ है। अब ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिशन 2022 के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और नड्डा ने आगामी चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए पंचायत और 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी की मौजूदगी में कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक की है। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा शासन में डीजे पर प्रतिबंध लगता था, कांवड़ यात्रा बंद लगता था। मित्रों, आज कांवड़ यात्रा और डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगता है। कांवड़ यात्रा में माता पार्वती के रूप में बेटियां निकलती है कांवड़ लेकर, और भोलेनाथ के रूप में कौन निकलता है? ये पुरुष निकलते हैं। उस कांवड़ यात्रा पर फूलों की वर्षा कोई करवाता है तो योगी सरकार का हेलीकॉप्टर करवाता है मित्रों, और फूलों की वर्षा होती है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अटल जी, इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी नेतृत्व किया है मित्रों। आज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के जो आज के देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 2019 में एक साथ 51 कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के अंदर किया था। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी काशी क्षेत्र के इस क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ प्रयागराज के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम अभी संपन्न किए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। और आज मुझे खुशी है कि देश में लगभग 400 कार्यालय बन गए हैं और केंद्रीय कार्यालय भी बन करके हम लोगों के लिए समर्पित हुआ। और उत्तर प्रदेश में भी 80 कार्यालय 51 बन चुके हैं और आज काशी और प्रयागराज को मिलाकर 53 कार्यालय उत्तर प्रदेश में भी बन गए हैं। और मुझे बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक हम 80 के 80 कार्यालय बना लें। मैं यहां के इकाई को, उत्तर प्रदेश की इकाई को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये भव्य कार्यालय बनाकर कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित किया है। और ये कार्यालय कार्यकर्ताओं के विकास के लिए एक माध्यम बनेंगे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 3 महीने बीत चुके हैं और लगातार आंदोलन चल रहा है। अब ऐसे में मार्च महीने में कई महापंचायत आयोजित की जा रही हैं ताकि इस आंदोलन को और ज्यादा धार दी जा सके और लोगों को इन कानूनों के बारे में जागरूक किया जा सके। वहीं हजारों की संख्या में किसान सहारनपुर महापंचायत में पहुंचे, जबकि भाकियू नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत में शामिल होकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। जगह जगह महापंचायत रखी जा रही है। राकेश टिकैत ने भी महापंचायत में हुंकार भरी है, केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला है और तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात एक बार फिर से दोहराई है।
6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टिकैत को भेंट किया गया हल, और उसके बाद से मंच से किस तरह से राकेश टिकैत ने हुंकार भरी, पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया और तमाम किसान यहाँ मौजूद रहे। इस वक्त महापंचायत में राकेश टिकैत जब पहुंचे तो उनको सम्मान किया गया और हर वर्ग का उन्हें समर्थन इस मंच पर दिया गया, जिसके बाद तलवार से उन्होंने ताकत का प्रदर्शन दिया। प्रतीकात्मक तरीके से अपना ताकत का प्रदर्शन उन्होंने किया इस तलवार के जरिए, जिसके बाद से उन पर फूलों की वर्षा भी की गई। तो पूरी तरीके से जो सपोर्ट है राकेश टिकैत को वो मिलता हुआ नजर आया इस मंच पर। केंद्र सरकार पर राकेश टिकैत ने हमला बोला और 6 तस्वीरें इस मंच के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो मंच पर पहुंचे और किस तरह से उनका स्वागत किया गया। केंद्र सरकार की ओर से लागू कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत देश भर में घूम घूम कर किसानों की पंचायत कर रहे हैं, तो वहीं सियासी दल भी अब किसानों के मसले पर महापंचायत करने में जुट चुके हैं। लगातार किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। अब दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी मेरठ में किसान महापंचायत की। मेरठ बाईपास स्थित संस्कृति रिजॉर्ट में आयोजित किसान महापंचायत को सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित कर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। वहीं यह आंदोलन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी मानी जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो सहारनपुर पहुंचे और फिर उसके बाद इस जगह संजय और भगवंत मान भी मौजूद रहे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है। और आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं वो हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं। मेरठ में अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से हुंकार भरी और साथ ही साथ सरकार पर भी जमकर हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी यहाँ क्लियर की कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। तो मेरठ में अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उन्होंने किसानों को संबोधित किया। वहीं चोरी का डीजल पेट्रोल खरीदने और बेचने के अवैध कारोबार का प्रशासन ने भंडाफोड़ किया है। एसडीएम दीपाली भार्गव ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी करते हुए अवैध कारोबार का भंडाफोड़ है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में चोरी के तेल के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से डीजल पेट्रोल के कई टैंकर बरामद किए गए हैं। ये आपको बता दें कि पूरा मामला भोगनीपुर तहसील क्षेत्र का है, जबकि बीते दिनों भी सिद्धार्थनगर में नेपाल से तस्करी की ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई थी और एक बार फिर से इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। और 2 तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। कानपुर देहात की तस्वीरें हैं और उसके बाद नेपाल से पेट्रोल जो तस्करी की जा रही है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दोनों तस्वीरें, जो कि दूसरी तस्वीर सिद्धार्थनगर की है जो कि 26 फरवरी की है। नहीं आता तो नहीं बिकता है, जो नहीं आता तो 10-20 लीटर निकल जाता है। 10-20 लीटर जी। क्या सच बोल? 10-20 लीटर लीटर बिल्कुल हकीकत। क्या भाव से बेचते हो? सर 65 रुपया पेट्रोल लेते, 60 रुपया डीजल। अच्छा, इधर आओ, कहाँ से खोल के निकालते हो तेल बताओ? सर ये ताला खुलता है, चाबी। हाँ दोबारा बताओ, यहाँ बताओ। ये ताला खुलता है, चाबी उनके पास है। जो और कहाँ पे अड्डा है ये सबका? ये साहब एक वहाँ था तो बंद हो गया है। कहाँ पे? अरे नदी के उस पार जो बता रहे हैं। अच्छा, वो बंद हो गया। वो बंद हो गया है जी। अभी यहीं पे है। इससे आगे कहाँ पे? इससे आगे हमको नहीं पता साहब, अगर पता होता तो यहाँ। तुम ये कहाँ ले जा रहे थे तेल? कदौरा। कहाँ से लाए थे? रायपुर डिपो से। जी। तो कानपुर देहात की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से डीजल और पेट्रोल की चोरी की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों को आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही 112 हेल्पलाइन सर्विसेज प्रदान करने में बहराइच पुलिस ने पहला स्थान हासिल कर लिया। और आपको ये बता दें कि पिछले 16 फरवरी से आपातकालीन सेवा 112 क्विक रिस्पांस देने में बहराइच लगातार ही पहले स्थान पर बना हुआ है। बहराइच में ही हेल्पलाइन सेवा 112 लगातार 6 से 8 मिनट के अंदर ही लोगों तक पहुंचकर आपातकालीन सर्विसेज मुहैया करा रही है। और इसी आपातकालीन सर्विस में लगे हुए सभी पुलिस कर्मचारी मुस्तैदी के साथ दिन रात सेवा दे रहे हैं। डायल 112 में कार्यरत कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया है। बहराइच की तस्वीरें हैं जहां उत्तर प्रदेश में पुलिस की आपातकालीन सर्विस जो है वो फर्स्ट नंबर पर बनी हुई है। 112 सेवा अपना काम कर रही है और लोगों को ये सेवा मुहैया करवाई जा रही है। तो जिम्मेदारी निभाई जा रही है यूपी के अंदर। वहीं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर चुकी है। पंचायत चुनाव के साथ साथ कांग्रेस में विधानसभा 2022 के लिए मैनिफेस्टो तैयार किए जाने की प्रक्रिया और प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी रणनीति तैयार की जा रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ दौरे पर रहेंगी और करीब एक सप्ताह रुककर वो जिलेवार बैठक कर प्रत्याशियों से मुलाकात भी करेंगी। तो वहीं चेयरमैन उत्तर प्रदेश मीडिया कमेटी नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बातचीत की गई। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तो वहीं रुक करेंगे अगले खबर का, जहां सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध रूप से अर्जित की गई 1 करोड़ 8 लाख की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कुल 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें अवैध रूप से सरकारी और कई व्यक्तियों की जमीन कब्जा करने जैसे मामले शामिल हैं। हरदोई के पचदेवरा थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इससे एक महिला गोली चलने से घायल हुई है। तो वहीं आनन फानन में शाहाबाद से जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी जिला अस्पताल पहुंचे और महिला की हालत देखकर पूरे मामले की जांच शुरू की। वहीं एएसपी ने इस पूरे मामले में गहनता से जांच के आदेश दिए हैं। हरदोई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें एक महिला घायल हुई है, जिसे मौजा मंचल चलन से आए हुए हैं। खेत का विवाद चल रहा था, विपक्षी लोग जोतने आए, हम मना करने पर वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर लगे। माता के पास लगी, वो हम लेकर शाहबाद आए। थाना प्रभारी कोई मौके पर नहीं पहुंचा। 2 घंटे हमने इंतजार करके हम शाहबाद आए। शाहबाद से रेफर करके हरदोई ग्राम मंझा है, थाना क्षेत्र पचदेवरा में। वहाँ 2 पक्ष हैं, इनमें ज़मीनी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है। अभी एक महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाई गई हैं। इनका कहना है कि इनके ऊपर फायरिंग की घटना हुई है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वो खतरे से बाहर हैं। दोनों ही पक्षों के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। वहीं गोरखपुर के नौतनवा विधायक अमन मणि त्रिपाठी के घर पर लखनऊ पुलिस ने 82 की कार्रवाई का नोटिस चस्पा दिया है। दरअसल कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं होने पर लखनऊ की गौतलपल्ली थाने की पुलिस ने विधायक के घर पर यह नोटिस चस्पाया है और इसी के तहत विधायक के तय समय के अंदर कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष उन्हें रखना होगा। आपको ये भी बताते चले साथ के साथ कि कारोबारी ऋषि पांडे को अगवा करने और धमकाने के मामले में कुछ दिन पहले ही एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर नहीं आने पर विधायक पर गिरफ्तारी का ये वारंट जारी किया गया था। तो कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने अब 82 की कार्रवाई की है। गोरखपुर की तस्वीरें हैं, जहां विधायक अमन मणि त्रिपाठी भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं और उनके घर के बाहर ये पोस्टर चस्पा दिया है। वहीं भारतीय कृषक दल ने शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज के मैदान में किसान महापंचायत का आयोजन किया। इसमें भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज कुमार दीक्षित ने शिरकत की और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार पर सवाल किए। वहीं इस मौके पर भारतीय कृषक दल के अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वर्तमान पर जमकर निशाना साधा और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। देश ने उन तीनों कृषि बिलों को वापस करने की मांग की, लेकिन सरकार अपना अड़ियल रवैया अपना करके नहीं किसानों का वो तीनों बिल वापस किए और नहीं ये बताने का काम किया कि किसान की आय दोगुनी इन बिलों से कैसे होगी। आज मैं शाहजहांपुर में इस तिलहर की जमीन पर हूं और तिलहर की किसानों ने भारत की सरकार से मांग की है कि जब आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, डीजल का बिल बढ़ा दिया, आपके सरकारी कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं, आपकी आवारा गायें किसान का खेत चट कर रही हैं, तो ऐसे में आप कि ये तीनों बिल किसान की आय दोगुनी कैसे करेंगे। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। तो वहीं कुशीनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बरवा पट्टी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। इसमें बुजुर्ग और महिलाओं ने मारपीट के बाद सड़क जाम कर दी। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और प्रशासन से नाराज लोगों ने नाराजगी पुलिस के सामने जाहिर की। इसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज कर जाम हटवाने की कोशिश की, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। फिलहाल बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 7-8 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की है। कुशीनगर की तस्वीरें हैं, जहां 2 पक्षों में ये
नंबर है जो क ख ग घ ग करके लगता है इसका टर्निंग नहीं, एक ही बड़ा नंबर है। और 3-4 दिन पहले तहसीलदार साहब के नेतृत्व में सीमांकन की कार्रवाई की गई थी। इसी नंबर के बगल में वन विभाग की ज़मीन है, तो दीवार शायद 620 नंबर का सीमांकन जब हुआ तो वो लोग दीवार चला रहे थे और वन विभाग में जो लोग बसे थे उन्होंने इसका विरोध किया। उसी को लेकर के आगे सब तो दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया। वहीं लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर यात्रियों की कोरोना जांच नहीं हो पा रही है। जांच के लिए टीम को बस अड्डे पर तैनात किया गया है। बावजूद इसके यात्री कोरोना जांच नहीं कर रहे हैं और यात्रियों को कोरोना की जांच के लिए जब जानकारी दी जाती है और कोरोना जांच करने के लिए कहा जाता है तो यात्री मारपीट के लिए उतार हो जाते हैं और इसी से कोरोना की जांच सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना जांच के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन कोरोना जांच डेस्क के पास कोई पुलिसकर्मी नहीं होने पर लोग मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां जांच कराने के लिए यात्री बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां माफियाओं और दबंगों पर लगाम कसने की वो बात करते हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के गृह जनपद के नौसढ़ चौकी के समीप बाघा गाढ़ा के पास दबंगों ने पति पत्नी पर बीच सड़क पर हमला किया और अभद्रता करते हुए जमकर पिटाई की। इसी का वीडियो काफी तेज से वायरल भी हुआ है और शिकायत के बाद से न्याय नहीं मिलने पर गोरखपुर के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी शिकायत की गई है और न्याय की गुहार इन्होंने लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में रहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सर अब आपके सामने है। IGRS पर और तहसील सदर समाधान में हमारी भूमि हमारे नाम से है, लेकिन हमको कब्जा नहीं मिलता है। एवज में सर प्राणघातक हमला होता है, हम और हमारी पत्नी मार दिए जाते। तो संयोग है कि 26 तारीख की घटना में हमारे मोबाइल में आंशिक रूप से उन अपराधियों का कुछ दृश्य अंकित है जो सर आपको हम दे रहे हैं। एंटी भूमि माफिया जो कहा जाता है सर, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बनारसी गोलगप्पे का स्वाद चखा। कचेरी क्षेत्र स्थित एक चाट की दुकान पर वो पहुंची और उन्होंने कुछ देर ठहर कर गोलगप्पे खाए। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर कई लोगों ने मंत्री स्मृति ईरानी के साथ सेल्फी भी ली और स्मृति ईरानी ने किसी को निराश भी नहीं किया। इस दौरान लोगों ने हर हर महादेव बोलकर उनका अभिवादन किया। वाराणसी आगमन के क्रम में स्मृति ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन पूजा अर्चना की। फिरोजाबाद के खैरगढ़ क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा कर दिया गया है। मुख्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल में भेज दिया है। बता दें आपको कि हत्या के पीछे की वजह महज 50 रुपए की उधारी नहीं देना निकलकर सामने आया है। 50 रुपए के लिए हत्या करने वाला मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल में भेज दिया है। के बरौली गांव में 22 तारीख को एक विजय पाल नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसका आरोपी जो ब्रह्मानंद उर्फ बिरमा जो उसी गांव का है, उसी के पड़ोस का रहने वाला है, वो आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उससे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया है कि उसका मृतक के ऊपर 50 रुपये का बकाया था और बार बार उससे मांग रहा था। वो 50 रुपये उसके वापस नहीं कर रहा था। घटना के दिन दोनों ने साथ में शराब पी है और शराब पीने के बाद दोनों ने झगड़ा किया है और इसने फिर उसी 50 रुपये की जब उससे मांग की और उसने देने से मना किया, उसी बात पे उसने इसका गला दबा दिया। वहीं बाराबंकी के रहने वाले हरिश्चंद की मेहनत अब रंग लाई है। हरिश्चंद की ओर से की जा रही चिया सीड की खेती की कोशिशों को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहा है। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम में कहा है कि हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े लोगों में चिया सीड की मांग काफी ज्यादा है। भारत में इसे पहले बाहर से मंगाया जाता था, लेकिन अब देश के अंदर चिया सीड उत्पादन में आत्मनिर्भरता आ रही है। बाराबंकी में चिया सीड की खेती शुरू की गई है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम की ओर प्रशंसा के बाद इन लोगों में खुशी है। एक बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील में एक गांव है अमसरुआ सिद्धौर ब्लॉक में, वहाँ पर हमने एक 3 एकड़ का एक फार्म खरीदा। फौज के दौरान या उसके पहले बचपन में भी मुझे खेती बाड़ी और पेड़ पौधों में बहुत रुचि रहती थी। फौज में भी हमारे घर के आसपास जो ज़मीन रहती थी उसको मैं तैयार करके अच्छी खासी किचन गार्डन और खेती करता था। यूनिट में भी जवानों के कंपटीशन कराता था कि अपने अपने किचन गार्डन रखिए, जिससे मेरे को ये मेरा शौक़ जो है बढ़ता रहा और इसी शौक़ को पालने के लिए मैंने ये ज़मीन खरीदी।
खबर देवरिया के सदर कोतवाली के थाना दिवस की है, जहां थाना दिवस में एक महिला अपनी शिकायत लेकर जब जिला अधिकारी और एसपी के पास पहुंची तो उसे न्याय की उम्मीद जगी, लेकिन लेखपाल अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार करते हुए पीड़ित परिवार को भगा दिया गया। दरअसल महिला की जमीन पर रसूखदार पटीदारों ने मारपीट करते हुए जमीन से बेदखल किया है और इसी की शिकायत जब महिला अधिकारियों के पास पहुंची तो उसकी एक ना सुनी गई और इससे महिला कई सालों से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है, जो कि काफी निराशाजनक है। न्याय के लिए महिला भटक रही है। तस्वीरें देवरिया की है। रसूखदार हरनंदन देवरिया खास ने अपने लड़कियों को अपना हक हिस्सा बैनामा रजिस्ट्री कर दिए हरनंदन में, और लड़कियों का नाम रमावती, धर्मावती, सुखा देवी, बिमली, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर 5-7 दरखास्त दिए, फिर भी थाना कोतवाली से कोई सुनवाई